हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज मैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में आप लोगों को तरल दाब के लेसन में आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 2 है आपका। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, उसके कुछ नियम, ठीक है, कुछ और तरीके जो है आपको पढ़ाए गए थे। ठीक है, आपको ये बताया गया था कि ऊपर से द्रव के तल से नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, जबकि ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, घटता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है ये बताया गया था आपका। फ्लूइड क्या होता है, मतलब जो बह सके, जो फ्लो कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको दाब क्या होता है। ठीक है, क्या बताया था, दाब बताया था। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। P = F/A पढ़ाया गया था आपको। ठीक है, दाब पढ़ा दिया गया था। इसी तरीके से जो है और सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ाई गई हैं। अगर जिसने अभी वो लेक्चर नहीं सुना है तो पहले वो लेक्चर आप देखिए, उसको समझिए, उसके बाद इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर पे सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे द्रव दाब के नियम। शुरू करते हैं। देखिए, द्रव दाब के नियम। द्रव दाब के नियम। द्रव दाब के नियम। सबसे पहला नियम होगा, देखिए, सबसे पहला नियम है आपका, किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल में स्थित, किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब क्या होता है, समान होता है। ठीक है, फिर से एक बार सुनते हैं। किसी द्रव के भीतर, सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके जो है आप नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल में, किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर, क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव क्या होता है, द्रव दाब समान होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पहला नियम जो होगा, किसी द्रव के भीतर, किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है। द्रव दाब समान होता है। ठीक, द्रव दाब क्या होता है, समान होता है, ये कहा गया। देखिए, किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर द्रव दाब क्या होता है, समान होता है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं ये आपका कोई एक जो है बीकर है, ठीक है, और इसमें कोई यहाँ तक पानी भरा हुआ है ऐसे, तो अगर यहाँ पर हम कोई बॉल डाल दें तो इसके सभी बिंदुओं से ऐसे दाब जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। सब तरफ से फोर्स जो है इस पर क्या लगेगा, बराबर लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद सेकंड नंबर जो है, देखिए, फिर हम बताएंगे आपको सेकंड नंबर। ठीक, सेकंड नंबर पहले सुन लेते हैं। ठीक है, द्रव, ठीक है, द्रव में डूबे पिंड, जो द्रव में कोई अगर पिंड डूबे, ठीक है, तो उसकी दीवारों पर, द्रव में डूबे पिंड की दीवारों पर द्रव द्वारा आरोपित, ठीक है, द्रव द्वारा आरोपित दाब जो है वो क्या होता है, पृष्ठ के कैसा काम करता है, लंबवत काम करता है। बस है, जो दाब है वो कैसा काम करता है, लंबवत काम करता है। ठीक, फिर से एक बार देखिए, द्रव में डूबे, ठीक है, द्रव में डूबे पिंड की दीवारों पर, द्रव में डूबे पिंड की दीवारों पर आरोपित दाब जो है, दीवारों पर आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखिए, द्रव में डूबे पिंड, द्रव में डूबे पिंड पर दाब उसके पृष्ठ के लंबवत कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है। ठीक, ये आपका नियम नंबर क्या हो गया, 2। सभी लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, ये नियम नंबर कौन सा है, 2। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। समझ में आया,
ठीक। तीसरा नियम क्या है, देखिए द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब, ठीक है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब मुक्त तल से गहराई पर जाने पर क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। देखिए तीसरा नियम क्या लिखेंगे, तीसरा नियम लिखेंगे मुक्त तल से नीचे जाने पर, मुक्त तल से नीचे जाने पर, मुक्त तल से नीचे जाने पर द्रव दाब बढ़ता है, द्रव दाब बढ़ता है। सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। द्रव दाब बढ़ता है, ठीक, ये हो गया। द्रव दाब क्या करता है, बढ़ता है, ठीक। मतलब ये हुआ कि अगर हम सतह पर होंगे, पानी की कहाँ पर होंगे, सतह पर होंगे, तो दाब कम होगा, जबकि अंदर जाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो हमने आपको बताया है कि मुक्त तल से नीचे जाने पर द्रव दाब क्या होता है, बढ़ता है, समझ में, ठीक। अब उसके बाद दाब जो होता है, अगला नियम जो होगा, दाब जो है वो घनत्व के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दाब जो है वो घनत्व के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दाब घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। देखो अगर इस वाले में लिखना चाहें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे कि जो दाब है, प्रेशर जो है वो हाइट के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक। दाब घनत्व के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, घनत्व रो, ठीक, ये हो गया आपका। और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के भी जो है क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर एक नियम और लिखें, 4 और ये 5वां लिखें, ठीक, तो लिखेंगे क्या, दाब गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो अगर अनुक्रमानुपाती होता है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G। कल मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, P इज इक्वल टू रो जी एच। क्या पढ़ाया था, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये फार्मूला कल पढ़ाया था मैंने, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये फार्मूला कल मैंने आपको पढ़ाया था। इसी फार्मूले के हिसाब से ये नियम लिखे गए हैं कि घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रम, मतलब इस प्लेनेट पर अगर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा है तो यहाँ पर दाब ज़्यादा होगा, अगर कहीं पे किसी प्लेनेट पर दाब जो है कम है, वो गुरुत्वीय त्वरण कम है तो वहाँ पर दाब कम होगा, ठीक। और हाइट नीचे ऊपर जाने पर भी अगर ऊंचाई ज़्यादा है, मतलब अगर गहराई ज़्यादा है तो दाब ज़्यादा होगा, गहराई कम है तो दाब कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। और एक और होगा द्रव के भीतर, मतलब ये 5वां पॉइंट था। 6ठा पॉइंट जो होगा, 6ठा पॉइंट क्या होगा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब उसके ऊपर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, समझ आया। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब जो है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब जो है उसके ऊपर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। तो लिखेंगे, देखिए 6ठा पॉइंट होगा आपका, 6ठा पॉइंट क्या होगा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब, किसी बिंदु पर द्रव दाब उसके ऊपर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। मतलब जिस बर्तन में रखा है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ठीक है, अथवा उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब उसके ऊपर द्रव की मात्रा अथवा मात्रा पर निर्भर नहीं करता, मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब अगर किसी बिंदु पर अगर क्षैतिज तल में समान बिंदु ले लिए जाएं, ठीक है, इसको ऐसे आप चित्र से समझिए। देखिए मान लीजिए आपका एक जो है ऐसा बीकर है, ये बीकर ऐसा है, यहाँ से देखिए एक बीकर ये है, ठीक, और
और एक बीकर जो है वो ऐसा है, यहाँ है, और एक बीकर जो है वो ऐसा है। ठीक, ये बीकर है सब। अब इन सब में जो है समान हाइट तक पानी भरा हुआ है, ऐसे समान हाइट ऐसे। ठीक, मतलब सबकी जो हाइट है, वाटर लेवल जो है वो कितना है, h ही है सबके लिए। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक, ये है। अब इसके बाद अगर इसका नाम हम रख लें A, इसका नाम क्या रख लें A, इसका नाम रख लें B, इसका नाम क्या रख लें C। यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पर क्षैतिज में एक साथ। ठीक, तो यहाँ पर अगर दाब PA मान लें, यहाँ पर दाब क्या मान लें PB, और यहाँ पर मान लें हम PC। तीनों दाब मान लिया। ठीक, तो अगर हमने तीनों दाब यहाँ पर मान लिया, ठीक है, तो आपको देखिए A और BC, अगर ये पूछा जाए PA, PB और PC, अब देखो इसके ऊपर जो वाटर ऑफ अमाउंट है वो लगभग सब जगह बराबर है। यहाँ पर वाटर ऑफ अमाउंट कम है, यहाँ पर वाटर अमाउंट ऑफ क्या है, ज़्यादा है। लेकिन आप जो है PA और यहाँ पर अगर देखेंगे क्षैतिज तल में हमने लिखा है किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर द्रव क्या होता है, समान होता है। मतलब अगर हम देखें तो PA बराबर PB बराबर क्या होगा, PC होगा। समझ में, PA बराबर PB बराबर क्या होगा, PC। हर बिंदु पर जो दाब होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया सबको? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर अमाउंट पर देखो आकृति बदली है ना सबकी, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ H सबके इक्वल हैं। H पे हमने ये देखिए यहाँ पर लिखा है P इक्वल टू रो जी एच, मतलब जो दाब है वो किस पर डिपेंड करेगा, एक घनत्व पर, और सब में पानी भरा हुआ है। सब में क्या भरा हुआ है, पानी। मतलब जितने भी हैं सब में क्या है, पानी ही भरा है। ठीक, मतलब जितना भी वाटर है वो सब, मतलब जितने भी लिक्विड दिखाई दे रहे हैं वो उसमें क्या है, पानी है, या कोई एक ही तरीके का लिक्विड है। ठीक, तो देखिए यहाँ दाब जो है वो रो पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा, एच। तीनों बीकर एक ही प्लेनेट पे रखे हुए हैं, अर्थ पे। ठीक है, तो इसलिए एच भी इक्वल, जी भी इक्वल, सब चीज बराबर है। तो इसका मतलब दाब भी सबका क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा इस हिसाब से PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। सभी पॉइंट पर दाब जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ द्रव दाब के नियम। समझ में, ये थे आपके कुछ द्रव दाब के नियम। पहला नियम क्या था, फिर से रिपीट करते हैं। किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर द्रव दाब क्या होता है, समान होता है। जबकि दूसरे की बात करें तो द्रव में डूबे पिंड पर दाब उसके पृष्ठ के लंबवत कार्य करता है। मतलब जो पिंड है उसके दाब उसके पृष्ठ के लंबवत काम है। जैसे पिंड पड़ा है तो इसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, इधर से लंबवत, इधर से लंबवत, इधर से इधर, सब तरफ से लंबवत कार्य करता है। ठीक, फिर मुक्त तल से नीचे जाने पर द्रव दाब बढ़ता है इस फार्मूले से। H अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, तो इसका मतलब हाइट बढ़े, नीचे गहराई बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ आपकी, मतलब जो है आपका मुक्त नीचे जाने पर दाब भी आपका बढ़ेगा। घनत्व के अनुक्रमानुपाती, मतलब अगर घनत्व ज़्यादा हुआ तब भी आपका जो है दाब बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण पर क्या अनुक्रमानुपाती, मतलब कहीं अगर किसी प्लेनेट पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर दाब सबसे ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कम होगा, जिस प्लेनेट पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा वहाँ पर दाब भी कम होगा। ठीक, तो इस तरीके से द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब उसके ऊपर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ये फिगर बनाया, ये दो नियम जो है इसमें है। किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, PA PB PC सब बराबर हैं। ठीक, और दूसरा ये है किसी मात्रा पर, छठा नंबर है, मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इसमें अमाउंट लगभग वाटर ऑफ अमाउंट सब तरफ सब बराबर है। यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर जो है दाब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे एक एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक, देखिए लिखा ये है एग्जांपल। ठीक है, देखिए एग्जांपल के लिए हम आपको एक फिगर देते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहीं पे एग्जांपल हम लिख देते हैं। देखिए ये आपका एक मान लेते हैं, ये सेटअप है एक ऐसे यहाँ पर एक सेटअप है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ से जो है इसमें पानी भरा हुआ है, सब में लिक्विड भरा हुआ है पानी।
ये पानी सिर्फ यहीं तक भरा हुआ है, ठीक। यहाँ से क्लोज है, इस जगह से क्लोज है, ऊपर से भी क्लोज है, तो इस इतने भाग में भरी है हवा। यहाँ पर क्या है, हवा। और यहाँ पर जो दाब है वो कितना है, स्मॉल पी है। कितना है, इस पॉइंट पर जो दाब है वो कितना है, स्मॉल पी। जबकि यहाँ पर जो दाब है इस पॉइंट पर, ठीक है, वो कितना है आपका, कैपिटल पी है। यहाँ पर दाब कितना है, कैपिटल पी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना ये है कि कैपिटल पी बड़ा है, स्मॉल पी बड़ा है, ठीक है। आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, मतलब हु इज ग्रेटर देन पी और कैपिटल पी और स्मॉल पी, ठीक है। आपको ये दोनों बताना है। सवाल बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस पे जरा सोचिए कि आप कैसे बताएंगे। ऐसे सोचने पे क्या लग रहा है आपको, कौन सा बड़ा है कौन सा कम है, ठीक है। जनरली तौर पे बच्चे कहेंगे पी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर आपका हवा ऊपर भरी हुई है, ऊपर से क्लोज है, ये आपका मुक्त पृष्ठ है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें कैपिटल पी बड़ा है, स्मॉल पी बड़ा है, ठीक है। जरा सोच के बताइए, ठीक है। इसको आप सोच के बताइए कैसे, कौन सा बड़ा है, ठीक। देखिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन देखें तो एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए एग्जाम्पल है तो देखिए देखेंगे दिए गए चित्र में, ठीक है, कैपिटल पी व स्मॉल पी में कौन सा बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, ठीक है। कौन बड़ा होगा, मतलब कैपिटल पी बड़ा होगा, स्मॉल पी बड़ा होगा। जरा इसके बारे में विचार करते हैं, ठीक है। चलिए भाई विचार करते हैं। तो विचार करने का मतलब ये हुआ कि हम मान लेते हैं सबसे पहले ये हो गया आपका एच। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, जो नियम है पढ़ाएं उसी को फॉलो करेंगे। ये हमने हाइट क्या मानी, एच मानी, ठीक। अब देखो अगर ये हाइट माने तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, तो देखिए ये हाइट भी आप क्या कह सकते हैं, एच कह सकते हैं, ठीक। और लिखा क्या गया है, पहला नियम देखिए लिखा है किसी द्रव के भीतर क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर द्रव दाब क्या होता है, समान होता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के मन में आया होगा कैपिटल पी बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्मॉल पी बड़ा है आपका। कैसे है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए तो ये क्षैतिज मैंने ऐसे परपेंडिकुलर खींच लिया, परपेंडिकुलर खींचा जब तो इस स्थान पर देखो यहाँ वाली लाइन पे ध्यान दीजिए, इस वाले भाग पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रव दाब होगा क्षैतिज में है ना, तो द्रव दाब क्या लिख सकते हैं आप, स्मॉल पी लिख सकते हैं ना। कितना लिख सकते हैं, स्मॉल पी लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक। और अगर हम बात करें तो अब इसको हम मान लेते हैं ये हाइट कितनी है आपके पास, एक्स, जो बची हुई हाइट है। बची हुई हाइट क्या है, एक्स, ठीक। हमने क्या कहा, क्षैतिज तल में द्रव दाब क्या होता है, समान होता है। तो मतलब जो दाब पी यहाँ पर है वही दाब कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब देखिए अब इसका कंपेरिजन अब करिए, ठीक है। इसका कंपेरिजन अब करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है हाइट एक्स जो है, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हाइट एक्स होगी। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू कितना है, 0 है। एक्स इज इक्वल टू कितना है, 0 है। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। टोटल हाइट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, गहराई बढ़ रही है। और आपको नियम पढ़ाया गया है कि देखिए मुक्त तल से नीचे जाने पर द्रव दाब क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब स्मॉल पी का मान क्या होगा, कैपिटल पी से ज़्यादा होगा। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, ठीक है। सबको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया ना, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि मुक्त तल से नीचे जाने पर, मुक्त तल से नीचे जाने पर, मुक्त तल से नीचे जाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ता है, ठीक। कोई सवाल इसमें लगाना नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना था, ठीक है। बढ़ता है, अतः स्मॉल पी इज ग्रेटर देन कैपिटल पी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे तो फिजिक्स आसान लगेगी आपको, ठीक। नीचे जाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। तो कैपिटल पी इज ग्रेटर देन स्मॉल पी इज ग्रेटर देन कैपिटल पी, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व ही करना चाहें तो मान लेते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो सॉल्व क्या होगा, सोचिए जरा, ठीक। हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था, पी डैश इज इक्वल टू, मतलब कुल दाब बराबर, पी डैश इज इक्वल टू कुल दाब, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच पढ़ाया गया था, ठीक है। हमने एक से पहले वाले लेक्चर में आपको एक फार्मूला दिया था, पी डैश इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच,
ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा याद करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, आप इसको लिख लीजिए P2, ठीक है, और P1 प्लस रो जी एच, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, ठीक। बस P2 का मतलब दूसरा पॉइंट जो नीचे वाला पॉइंट है, P2 का मतलब नीचे वाला पॉइंट, P1 का मतलब ऊपर वाला पॉइंट, तो थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना। कल मैंने इसको प्रूव का ऐसे कराया था, P डैश इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच, ठीक है। ये कुल दाब होता है किसी बिंदु पर, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर कुल दाब, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस जो वहाँ का जो है प्रेशर है, ठीक है, दोनों ऐड कर दिया गया था, ये निकला था, ठीक। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ नीचे वाला कौन सा है, स्मॉल p है भाई, नीचे वाला ये क्या है, स्मॉल p, नीचे का दाब, हमने क्या कहा P2 नीचे का दाब, तो स्मॉल p है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्मॉल p, ठीक। और यहाँ पर P1 आपका कैपिटल P है और प्लस रो जी और h की जगह पर हाइट कितनी है आपके पास, x, ठीक। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बड़ा है, समझ में आया, ठीक है। आपको स्पष्ट हो जाएगा भाई x का मान बढ़ेगा तो p कम पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्वेशन है एक, लिखिए इक्वेशन की दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर x इंक्रीज करेगा तो आपका दाब जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसको कम होना पड़ेगा ना, तभी तो इक्विलिब्रियम स्टैट्स आएगी ना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके p जो है वो क्या है, स्पष्ट है कि p जो है वो ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल P। समझ में आया सबको। इस तरीके से ये आपका जो है एक सवाल हो गया, समझ में आया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसी पे एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 के लिए भी आप क्या करेंगे, मान लेते हैं एक बीकर बनाया मैंने ऐसे, दूसरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक। यहाँ पर इसका मुक्त तल है ऐसे, और जो एक्सेलरेट कर रहा है किधर की ओर, ऊपर की ओर, समझ में आया। एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर है, मतलब ये जो तल है वो a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, समझ में आया। ये a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, समझ में आया सबको, ठीक। तो देखिए ये सवाल में ये कहा जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसका फिगर ये लिखा हुआ है, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर ये बना हुआ है, थोड़ा सब ध्यान दीजिएगा, सब लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे, इस बीकर में सवाल में लिखा है, बीकर में यदि द्रव A त्वरण से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ठीक है, कहाँ चढ़ रहा है, A त्वरण से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ठीक है। तो स्वतंत्र तल से h गहराई नीचे पर, तो तब स्वतंत्र तल से h गहराई नीचे दाब होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है, दाब होगा, ठीक। क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन है आपका, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है रो जी, ठीक है, h रो जी, पहला ऑप्शन है h रो जी, ठीक। बी नंबर ऑप्शन है आपका, ठीक है, देखिए h रो जी माइनस ए, h रो जी माइनस ए, ठीक। और सी नंबर है आपका रो जी और नहीं रो h जी प्लस ए, ठीक है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन है, ठीक। और जी नंबर जो है, डी नंबर जो ऑप्शन है वो है आपका रो एच और जी प्लस ए अपॉन जी माइनस ए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये सवाल में आपको बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, ठीक है, तो देखिए अगर ये द्रव दाब ऊपर की, मतलब ये ऊपर की ओर चल रहा है, मतलब जो ये आपका एक्सेलरेशन किधर की ओर है, ऊपर, एक्सेलरेशन के साथ लगातार इसका जो है क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक स्यूडो फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स किधर की ओर काम करेगा, नीचे की ओर, ठीक है। और पिंड का भार भी किधर की ओर काम करेगा, mg, नीचे की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों त्वरण होंगे वो क्या होंगे, दोनों एक साथ क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब जो नेट फोर्स होगा आपका, ठीक है, दोनों भाई आपका F इजिकल टू एम ए भी जो होता है, ये क्या हो जाएगा, एम ए नीचे की ओर कार्य करेगा, स्यूडो फोर्स, F इजिकल टू क्या, एम ए नीचे की ओर, और उसके बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, अतः नेट मतलब जी नेट जो होगा कुल,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका G प्लस कितना हो जाएगा A, जी नेट कितना हो जाएगा आपका G प्लस ए। भाई mg प्लस ma दो बल नीचे की ओर लग रहा है ना, मतलब टोटल यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, भार इसका मिला के सब क्या हो जाएगा mg प्लस ma, m कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचा G प्लस a बचा। मतलब जो नेट ग्रेविटेशन आया एक, मतलब जो एक आपको ग्रेविटेशन चाहिए वो कितना है आपके पास G प्लस a। इसका मतलब जो दाब होगा आपका P बराबर वो क्या हो जाएगा, P बराबर अतः दाब बराबर, कॉन्सेप्ट है बस, अतः दाब बराबर P इज इक्वल टू क्या होगा रो जी की जगह रो H और ब्रैकेट में G प्लस A। क्लियर, क्या हो जाएगा रो, ये आपका P इक्वल टू रो H G प्लस A। ये आपका क्या निकलेगा, फार्मूला निकलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, C नंबर जो है वो क्या है, करेक्ट है। समझ में आया, ठीक। देखिए ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक, तो ये इस जो एक्सेलरेशन ऊपर एक्सेलरेशन का जो है एक फोर्स लगा के सीडो फोर्स जिसे कहते हैं वो उसे क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। तो इसका मतलब नीचे ma और mg दोनों मिल जाएंगे, दोनों फोर्स मतलब पिंड का भार और दोनों मिल जाएंगे, तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा G प्लस A होगा। ये कॉन्सेप्ट वही वाला है जो लिफ्ट वाला है, ठीक है। मैकेनिक्स में फर्स्ट पार्ट में आपको लिफ्ट की मोशन को पढ़ाया जाएगा, वही पार्ट है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका G प्लस A हो जाएगा। तो इस तरीके से केवल जो रो जी एच था G की जगह पर G प्लस A यूज करना था, ठीक है। अगर इसी सवाल को हम थोड़ा पलट दें, उल्टा कर दें, तो इसी सवाल को जब हम उल्टा कर देंगे, अगर A एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है तो बस G की जगह पर G माइनस A हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब, क्योंकि ये अपोज करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। ma जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक। सीडो फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, जब सीडो फोर्स ऊपर क्यों लगेगा तो mg माइनस क्या हो जाएगा ma, m कॉमन हो जाएगा, तो नेट एक्सीलरेशन जो होगा वो g माइनस क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये इतना भाग आप जो है सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जितना भी बोर्ड पे लिखा है उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए अब कुछ हम बताएंगे आपको द्रव दाब के उदाहरण, ठीक है। एक दो उदाहरण बताते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल मतलब कुछ कॉन्सेप्ट बेस के एग्जांपल थे, उसको मैंने बताया, द्रव दाब का नियम पढ़ाया गया है, ठीक है। तो हम जो है अब आगे बताएंगे आपको द्रव दाब के कुछ उदाहरण, ठीक है। जो गोताखोर लोग होते हैं, गोताखोर जो समुद्र में जो है समुद्र के बारे में जानना चाहते हैं, जो नीचे जाते हैं समुद्र में कोई काम कुछ भी, जो गोताखोर लोग होते हैं, ठीक है, वो कवच पहन कर जाते हैं, जो है आप धातु का एक कवच पहन लेते हैं, ठीक है। तो वो क्यों पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जरा विचार करिए, ठीक। देखिए हम बताते हैं आपको क्यों पहनते हैं, ठीक है। जब कोई गोताखोर नीचे की ओर कूदता है तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वैसे उसके शरीर पर जो दाब होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहीं पे एक गोताखोर है, ठीक, तो यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाएगा तो उस पर जो वाटर कॉलम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, ये h लगातार नीचे की ओर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब उसके ऊपर द्रव दाब की जो मात्रा, द्रव जो होगा वो बढ़ेगा, तो इसका मतलब इस पर दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक सीमा के बाद जो है जो मानव शरीर है वो उस दाब को सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिससे उस गोताखोर की डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब वो धातु का कवच पहना रहता है तो डेप्थ बढ़ने पर जो है जो दाब होता है, मतलब जो कॉलम बनता है शरीर के ऊपर, जो पानी का एक कॉलम बनता है वो, ठीक है, तो वो जो दाब डालता है शरीर पर वो कौन झेल लेता है, वो आपका जो कवच आप पहन रखते हैं धातु का वो उसको क्या करता है, झेल लेता है, मतलब उसको सह लेता है। और जो आपके बॉडी और धातु के बीच जो दाब होता है वो लगभग आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में बना रहता है, ठीक है, इसलिए वो धातु का कवच पहनते हैं। समझ में आया सबको, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल हम और लेते हैं, ठीक है। कभी सब लोग बांध की दीवारों के बारे में बात करें, ठीक है। बांध की दीवारें जो होती हैं वो नीचे जैसे जैसे जाएंगे वो मोटी होंगी, ऊपर क्या होंगी, पतली होंगी, कुछ इस तरह बनाई जाती हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए ये भाग है, तो जो दीवारें बनाई जाती है वो कुछ ऐसी बनाई जाती है, ये ऐसी, समझे, पानी यहाँ पर भरा है ऐसे ऐसे कुछ ऐसे दीवारें बनाई जाती है, ये दीवार, ठीक है, कुछ ऐसे दीवार बनाई जाती है, ये ईंट की ऐसे दीवार ऐसे तैयार कर दी जाती है, ठीक। मतलब ऊपर पतला होता है, इधर पानी आपका भरा है, इस साइड में आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा ऐसे। बांध की दीवारें जो है हमेशा क्या की जाती है, नीचे जो है मोटी बनाई जाती है, ऊपर क्या होती है, पतली होती है। ऐसा क्यों किया जाता है इसके बारे में सोचिए, ठीक। हमने सब कॉन्सेप्ट यही है, जो द्रव दाब का नियम पढ़ा है उसी पे सारे एग्जाम्पल हैं, सब कुछ ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे क्या करेंगे, नीचे आएंगे। तो जब नीचे आएंगे हम तो
क्या होगा आपका, देखिए नीचे आएंगे तो दाब बढ़ेगा, ये आपको नियम पढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब दीवार की इस सतह पर दाब जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा लगाएगा। तो अगर नीचे दीवार पतली होगी तो दीवार नीचे से क्या होगी, टूट जाएगी। इसलिए जैसे जैसे हम नीचे आते हैं दीवारों के बेस को हम क्या करते हैं, चौड़ा करते चले जाते हैं। बेस को हम क्या करते हैं, चौड़ा करते चले जाते हैं, जिससे ये दाब क्या है, इसको सह सके, ठीक है, दाब कम लगे इस पर। समझ में आया, ठीक। P = F/A भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, दाब कम यूज होगा, ठीक है, कम लगेगा। P = F/A, एरिया ज़्यादा हुआ तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, सॉरी दाब कम होगा, ठीक। तो इसलिए जो है नीचे की दीवारें क्या होती हैं, मोटी हो जाती हैं, ठीक। तो इस तरीके से आज आपको मैंने द्रव दाब के नियम पढ़ाया, उसको अच्छे से एक एक टॉपिक को समझाया, ठीक है। और उसके बाद इधर कुछ एग्जाम्पल बताए गए। तो आज जो कुछ पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से प्रॉपरली घर पर पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट डे नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।